नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपकी धान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एमपीपीएटी के सिलेबस के अनुसार। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी आपकी धान यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपके यहाँ पर हैं, किसके? धान की फसल के, यानी कि पैडी के। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास। हम इसमें ए टू जेड जो कि आपका बेसिक से है, ठीक है, धान का बेसिक से लेकर एडवांस हम आज इस क्लास में पढ़ लेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप वीडियो को सेव कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्री हो आप पूरा का पूरा वीडियो देख पाए। इस वीडियो से मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका धान यानी कि पैडी आपको और भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो धान का है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके कहीं क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले हैं धान के मामले में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, धान की हम यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग है धान यानी पैडी। भारत में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है बाकी फसलों के मुकाबले। अगर हम सारी फसलों के मुकाबले बात कर लें, जैसे कि इसका अर्थ क्या है, जैसे कि हम मक्का की बात कर लेते हैं, हम सोयाबीन की बात कर लेते हैं, तो सारी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पर धान का ही उत्पादन होता है और धान ही सबसे ज्यादा लगाई जाती है ऑल ओवर इंडिया में। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं और मैं आपको इसी फॉर्मेट में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है दोस्तों, कोई एमसीक्यू क्लास नहीं है, तो आप इसमें अपनी एक जो है आपने जिसमें आपने अपना नोट्स बना रहे हैं उस कॉपी को आप निकाल कर रखिएगा, ताकि आप ये नोट्स भी लिख पाए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोचिंग ही मिल रही है, आप ये समझ के चलिएगा। ठीक है, तो धान का हम यहाँ पर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। सबसे पहले धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। जी हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख सकती हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें आपकी कवर होते हुए चलेंगी। तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। CN यहाँ पर ये पौधा है, C3 पौधा होता है। ठीक है, 2N इज इक्वल टू 24 होता है, यानी कि आपका N बराबर क्या होता है? 12 होता है। अगर आपसे कोई पूछता है धान के गुणसूत्र कितने हैं, तो धान के गुणसूत्र जो है दोस्तों 12 होते हैं। उत्तरी पूर्वी एशिया जो है इसका क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान है। अगर आपसे कोई पूछता है कि धान का उत्पत्ति स्थान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीएटी में मैं बता रहा हूं आपको, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपके धान से बनते हैं और उसमें से मोस्टली ये चांसेस रहता है कि धान की उत्पत्ति स्थान पूछ ले। तो धान का उत्पत्ति स्थान की हम बात करते हैं, पैडी की उत्पत्ति स्थान, तो उत्तरी पूर्वी एशिया। कभी कभी आपको इंडो वर्मा क्षेत्र भी लिखकर आता है। क्या? इंडो वर्मा क्षेत्र भी आपको लिखकर आ जाता है कभी कभी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम और नेक्स्ट चीजों की बात करते हैं। और क्या है इसमें? भारत में सबसे ज्यादा प्रोटीन, ठीक है, धान में प्रोटीन यहाँ पर 2 प्रकार की एक धान होती है। एक पहली होती है व्हाइट वाली, एक होती है ब्राउन। एक होती है व्हाइट, एक होती है ब्राउन। तो जी हाँ दोस्तों, सफेद धान में आपका 6 से 7% जो है आपका प्रोटीन होता है। फिक्स रेशियो बताऊं तो 6.9% जो है धान में प्रोटीन पाई जाती है। और अगर ब्राउन राइस की बात करूं तो उसमें कितना प्रोटीन? तो 7 से 8% प्रोटीन, उस प्रतिशत प्रोटीन उसमें ब्राउन राइस में पाई जाती है। जी हाँ, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, व्हाइट और ब्राउन धान में कितने कितने प्रतिशत होता है? तो 6.9% यहाँ पर सफेद धान में होता है, ब्राउन धान में आपका 7 से 8% होता है। ये तो एक्सपेक्टेड रहता है 6 से 7%। अगर एकदम फिक्स क्वांटिटी पूछा जाए तो 6.9% यहाँ पर जो है आता है आंसर। ठीक है, धान में आपका 70% कार्बोहाइड्रेट रहता है। धान में क्या होता है? अनाजों में सबसे ज्यादा है। जितने भी अनाज है उसमें अगर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें है, तो वो धान में है। और धान में है कितना कार्बोहाइड्रेट? तो 70% कार्बोहाइड्रेट है। 2 से 5% इसमें फैट पाया जाता है, यानी कि वसा पाई जाती है। 2 से 5% इसमें जो है फैट यानी कि वसा पाई जाती है। ओके, इसको आपने समझ लिया। अब हम और भी चीजें बात करते हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी जल्दी लग रही है कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, तो हम स्लो करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, आप इनको लिखते हुए चलिएगा दोस्तों। ठीक है, जो मैंने अभी बताई ना,
अभी आपको मैंने कितना सा बताया, सिर्फ इतना सा ही बताया। इसके लगभग 8 से 10 पेजेस हैं और 10 पेजेस में आपकी पूरी की पूरी धान कंप्लीट होने वाली है। इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को यहाँ पर सेकंड पार्ट ना लाना पड़े, इसी वीडियो में मैं सारी चीजें कंप्लीट कर दूं। तो आप एंड तक जरूर देखिएगा, और एंड तक देखेंगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा आपको पीएटी पास करने का। तो इतनी चीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप ये हरी बॉर्डर देख रहे हैं, ग्रीन बॉर्डर, इसके अंदर की चीजें हमने कंप्लीट कर ली। क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया? धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। उत्तरी पूर्वी एशिया में इसका उत्पत्ति स्थान है। इंडो वर्मा क्षेत्र भी कभी कभी आ जाता है। धान में प्रोटीन की बात करूं तो 6 से 7% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 7 से 8% इसमें ब्राउन राइस में प्रोटीन पाया जाता है। सभी फसलों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट धान में होता है, और धान में हम पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 70% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 2 से 2.5% इसमें फैट पाया जाता है। 2 से 2.5% इसमें फैट पाया जाता है। भारत उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है, धान के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा धान उत्पादन एरिया कवर और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश अब भारत बन चुका है। यानी कि अगर आपसे कभी पूछता है 2026 में पीएटी में कि विश्व में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ होता है, पैडी का उत्पादन कहाँ होता है और आइजर सटाइवा का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में होता है। इसका 2n = 24 होता है, यानी कि गुणसूत्र नंबर इसकी 24 है। और अगर n बस पूछ ले तो आपका 24 की जगह 12 लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो n है, यहाँ पर 2n = आप ऊपर देखें 2n = 24 है। तो अगर मुझे सिर्फ n बस ज्ञात करना है तो ये 2 इधर भाग कर इधर आ जाएगा और 24 यहाँ पर अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे ये कट होकर क्या हो जाता है, n = 12 हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, n = 12 हो जाता है धान में। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीजें बात कर ली। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, धान में और क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बेसिकली हम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें पूरा A to Z आपका इंपॉर्टेंट ही है। धान एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है पीएटी की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं धान के दाने को क्या कहते हैं। धान के दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। अच्छा, हम बाकी क्रॉप्स भी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स में। बाकी क्रॉप्स जैसे कि गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, अंगूर हो गया, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो कि आपके एमपीपीएटी में आती हैं। तो हम पूरी A to Z एकदम बारीक से लेकर एक एक अंक यहाँ पर A to Z पूरा का पूरा हम इसमें धान कवर करने वाले हैं। प्लस जो आगे आने वाली जो वीडियोस है उसमें भी हम सारी क्रॉप्स कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में मुझे 50 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ गेहूं की भी वन शॉट पूरे का पूरा कंप्लीट यहाँ पर वीडियो आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो धान के दाने को हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है धान के दाने को क्या कहते हैं, तो कैरियोप्सिस कहते हैं। अच्छा, धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। धान में जब पुष्पक्रम आता है, पुष्प आते हैं, तो उस पुष्पक्रम को हम पेनिकल कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्पादन में अभी चीन के स्थान पर भारत आ चुका है, यानी कि पहले नंबर पर भारत आ चुका है। अगर आपसे कोई पूछता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धान कहाँ उत्पादन हो रहा है और पहले स्थान पर कौन है, तो भारत है। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र भी स्थान में भारत ही आता है। आपसे कोई पूछता है उत्पादन में कौन सा है पहला, तो आपका भारत है। और क्षेत्रफल में कौन सा है ऐसा देश जो इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है धान का, तो वो भी भारत है। यानी कि आप एक बात याद रखें, अगर धान की बात आती तो भारत नंबर 1 है, ये आप मान के चलिएगा। 2025 का लेटेस्ट डाटा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 2026 में अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक डाटा आया है जिसमें पता चला है कि धान के मामले में पूरे विश्व में भारत ही प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं IRRI, लॉस बनोस फिलीपींस में है। ठीक है, पहले मनीला में था लेकिन अब लॉस बनोस फिलीपींस में है। इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है आपसे पूछता है, तो लॉस बनोस फिलीपींस में है। पहले कहाँ था,
तो मनीला में था। ठीक है, मनीला में था पहले, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और अगर एग्जामिनर अगर थोड़ा ज्यादा बुद्धू रहता है और उसको नहीं पता रहता है कि अभी फिलहाल कहाँ है, तो वो कभी कभी मनीला भी ऑप्शन में दे देता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या लिखा हुआ है कि पहले वाला ये संस्थान था, ये पहले मनीला में था, लेकिन अभी वर्तमान में लॉस बनॉस फिलीपींस में है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपसे कभी कभी पूछ सकता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लॉस बनॉस फिलीपींस में है, लेकिन पहला सबसे पहला कहाँ खोला गया था, तो मनीला में खोला गया था। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है धान का, तो पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरे नंबर में यूपी आता है दोस्तों, तीसरे नंबर में आंध्र प्रदेश आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और धान का कटोरा भारत में आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, और सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। प्रोटीन का, अच्छा जो धान में हमने अभी ये पढ़ा था ना कि आपका धान में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, मुझे बताओ। धान में आपका 6.9% में आने आपको बताया था फिक्स। तो उस प्रोटीन का नाम भी है, और उस प्रोटीन का नाम है ओरेजाइनिन। क्या होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है ओरेजाइनिन। बिल्कुल यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि धान में जो प्रोटीन होती है और धान की प्रोटीन का नाम क्या है। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि आपने एग्री एम्पायर से पढ़े हैं, आपने एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब किया है, तो बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। धान के प्रोटीन का नाम होता है ओरेजाइनिन। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। और क्षेत्रफल के मामले में भी पूरे इंडिया में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा धान की खेती होती है, मतलब उत्पादन होता है, और क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। अच्छा, धान के बौनेपन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो यहाँ पर पूछा जाता है। दो फेमस क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं बौनेपन से लिए। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो गेहूं के बौनेपन का कौन कौन सा कारण है, और दूसरा धान के बौनेपन का क्या कारण है। तो धान के बौने, अभी हम फिलहाल धान पढ़ रहे हैं, गेहूं की बात नहीं करेंगे। गेहूं में भी दूसरा जीन होता है, लेकिन यहाँ पर अभी धान की बात करें तो धान में डीजीवू जीन एक जीन होता है। आप इतना बस याद रखना, ठीक है, डीजीवू जीन यहाँ पर जो है धान के लिए, धान के बौनेपन के लिए जिम्मेदार होता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, धान के प्रोटीन का नाम ओरेजाइनिन होता है। ये सारी चीजें आप कॉपी में नोट करते हुए चले, मैं आपको गारंटी देता हूं 2026 में 5 से ज्यादा आपके क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ धान से ही बनने वाले हैं। तो 5+ क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखो लिखा क्या हुआ है, धान के बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, डीजीवू जीन है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है, तो 40% से ज्यादा इसका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। अच्छा, हार्वेस्ट इंडेक्स से आप समझते क्या हो, हार्वेस्ट इंडेक्स, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाई है, वो आप कंप्लीट जाकर देखिएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने बताया है हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। अगर मैं अभी यहाँ पर बताऊंगा तो 10-15 मिनट हार्वेस्ट इंडेक्स ही ले लेगा। तो आप तो अभी फिलहाल इतना ही समझो कि 40% धान का हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। मानता हूं कि हार्वेस्ट इंडेक्स जब तक आपको पता नहीं होगा, ये याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में हार्वेस्ट इंडेक्स जरूर बताऊं। अभी लॉन्ग हो जाएगी ये वीडियो, इसलिए हम हार्वेस्ट इंडेक्स को यहीं पर छोड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उत्पादकता में यहाँ पर विश्व में अमेरिका स्थान पर है ना, पहले स्थान पर अमेरिका है। किसमें, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन या फिर उत्पादन में नहीं, उत्पादकता में। दो वर्ड याद रखिएगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, और या फिर उत्पादन या फिर उत्पादकता, दोनों ही अलग अलग हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। कमेंट में जाकर ये नहीं लिखने लगना सर चीन भारत अभी सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, नहीं। हम यहाँ पर उत्पादकता की बात कर रहे हैं, ना कि उत्पादन की। उत्पादन में तो भारत है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, लेकिन उत्पादकता की बात करूं तो यूएसए यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आप जो है जरूर पढ़िएगा। अच्छा, अब हम वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। हम वर्गीकरण में हमने क्या, पहले धान के यहाँ पर वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ओराइजा और इसी से संबंधित हम जो है वर्गीकरण पढ़ लेते हैं धान का। बिल्कुल, यहाँ पर ओराइजा सटाइवा को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि धान को 3 भागों में बांटा गया है। टोटल तो यहाँ पर 24 है, लेकिन हम 2 ही उगाते और खाते हैं। ठीक है, हम 2 ही का मुख्यतः उपयोग करते हैं, लेकिन बांटा तो ओराइजा को 24 भागों में है।
ठीक है, तो तीन हम यहाँ पर मुख्यतः तीन वर्गीकरण हमें पढ़ना होता है। तो पहला आपका यहाँ पर है क्या, इंडिका, है ना, दूसरा होता है जापानिका, तीसरा आपका यहाँ पर वर्गीकरण है जवानिका। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना वर्गीकरण पूछा जाता है। इंडिका जो है ओराइजा इंडिका, ये दोस्तों आपका यहाँ पर जो है भारत में ही इस फसल की खेती होती है। इस वाली जो वर्गीकरण में जो धान है इंडिका, यहाँ पर जो है इसकी धान की भारत में खेती होती है। जापानिका वाले की आपकी यहाँ पर जापान में खेती होती है, जिसे हम ब्लू राइस भी कहते हैं। और जवानिका वाला जो वर्गीकरण है, इसकी खेती इंडोनेशिया में की जाती है। कहां पर, इंडोनेशिया में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। धान का यहाँ पर वर्गीकरण की बात करूं तो तीन भागों में धान को बांटा गया है, इंडिका, जापानिका, जवानिका। ठीक है, इंडिया में इंडिका वाले को फसल का उपयोग करते हैं, जापानिका में जापान में करते हैं, जवानिका इंडोनेशिया में करते हैं। जापानिका जवानिका दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, बिना लाइक करे आप चले जाते हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं है। एक लाइक आप कर देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा, मैं भी आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपको। कोई स्टूडेंट है जिसको पैसे देने पड़ते हैं पढ़ने के लिए, कोई नहीं दे पाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर वीडियो बनाई जाए। और एक और गुड न्यूज है, एग्री एम्पायर आपको हमेशा ही ऐसी सारी चीजें देते रहता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको वीडियो पसंद लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, कुछ सीखने को आपको मिल जाता है, तो एक प्यारा सा कमेंट भी दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, सटाइवा जो कि यहाँ पर है, आप देखो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला है, तीन भागों में हमने जो बांटा है ना, ओराइजा सटाइवा, और ओराइजा सटाइवा को हमने तीन भागों में बांटा, इंडिका, जापानिका, जवानिका, ये समझ गए। वंश है ओराइजा, 24 भागों में यहाँ पर है, 24 है, लेकिन हम दो प्रकार से उगाते खाते हैं। कौन सा, एक ओराइजा सटाइवा और एक और होता है ओराइजा ग्लाबेरिमा। तो हम ओराइजा सटाइवा के अंतर्गत कौन सी तीन आती हैं, तो इंडिका आती है, जापानिका आती है, जवानिका आती है। अब ओराइजा ग्लाबेरिमा की हम बात करते हैं, तो ओराइजा ग्लाबेरिमा अफ्रीका में बोते हैं। कहां पर, अफ्रीका में बोते हैं। हमने धान का यहाँ पर दो वर्गीकरण देखा, आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं, यहाँ पर आपको लेकर जाकर बता देता हूं ताकि आप क्लियर समझ जाएं। वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लाबेरिमा। ठीक है, देखो पहला यहाँ पर क्या है, धान की यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है धान को। पहला होता है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, अब ओराइजा सटाइवा को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला हो गया इंडिका, इंडिका, फिर यहां पर हो जाता है जापानिका, और फिर तीसरे यहां पर वर्गीकरण होता है जवानिका, जवानिका, है ना। दो भागों में बांटा गया है धान को, एक तो होता है ओराइजा सटाइवा और एक होता है ग्लाबेरिमा। ओराइजा, ओराइजा तो सब में रहेगा, तो ओराइजा सटाइवा और एक होता है ओराइजा ग्लाबेरिमा। ठीक है, तो यहां पर ये होता है। अब सटाइवा वाले को तीन भागों में बांटा गया है, इंडिका, जापानिका, जवानिका। तो इंडिका को भारत में बोते हैं और यहाँ पर कंज्यूम करते हैं, जापानिका को जापान में कंजप्शन होता है, जवानिका का इंडोनेशिया में। आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो सटाइवा आप समझ गए, अब हम ग्लाबेरिमा यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लाबेरिमा में आपका क्या आता है, तो इसको आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साफ साफ, अफ्रीका में इसकी हम बुआई करते हैं और अफ्रीका में ही इसकी जो है खेती होती है और अफ्रीका में ही इसको बोते खाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, और अब इंपॉर्टेंट चीजें की बात करते हैं। धान एक स्वपरागित पौधा है, यानी कि इसमें किसी प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, ये एक स्वपरागित पौधा है। बेसिक चीज है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। धान किस में आता है, रबी में आता है कि खरीफ में है, जरा जरूर बताइएगा, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इतना तो सबसे बनना चाहिए। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, धान
खरीफ में आता है कि रबी में, बेसिक है, सबसे आता है ना। तो धान स्वपरागित पौधा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। धान का दाना लीमा और पेलिया से पैक रहता है, इन्हीं दोनों को हम हल कहते हैं। लीमा प्लस पेलिया, पीलिया इज इक्वल टू हल। तो अब कैसा होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना। तो लीमा और पीलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूँ लीमा और पीलिया, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चंस है, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ कि आपको पूरा A to Z ही पढ़ा दूं, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एक अंक भी आप ध्यान से ना खो बैठे, है ना। तो इसमें आपको बता देना चाहता हूँ लीमा और पीलिया क्या होता है। तो हम इसमें दूसरी स्लाइड में आते हैं दोस्तों। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मान लो की बात ये एक धान का यहाँ पर ये एक बीज है, ठीक है, धान का बीज है। और हमने यहाँ क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर फिर से हम एक बार वो वाली स्लाइड में जाते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा दोस्तों, धान किससे किससे पैक रहता है, लीमा और पीलिया, है ना। यहाँ पर देखो लीमा और पीलिया इज इक्वल टू हल होता है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, हलिंग प्रतिशत धान का 66% होता है, यानी कि भूसा निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो आप, मैं बताना चाहता हूँ, अब आपने देखा होगा धान के ऊपर, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने देखा होगा धान के ऊपर जो है एक भूरी भूरी सी परत रहती है, जिसको निकालने के बाद क्या बचता है दोस्तों, आपका धान जो है चावल निकलता है। तो ऊपर की जो परत होती है उसको हम जो है लीमा कहते हैं, ठीक है। जो भूरी भूरी, जो ब्राउन ब्राउन सा जो छिलका निकल जाता है उसको हम लीमा कहते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो छिलका के बीच है ना, एक और परत रहती है जो कि बहुत पीली पीली सी रहती है, जिसके कारण धान पीला पीला से दिखता है। और आज आप मिलिंग कराने जाते हैं, धान एकदम सफेद होकर निकलता है। तो क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जो पीलिया की परत है वो निकल जाती है, और जिससे कि यहाँ पर धान सफेद दिखने लगता है। इसी को हम जो है क्या कहते हैं, लीमा और पीलिया को हम जो है जब प्लस कर देंगे, यानी कि दोनों को मिलाकर हम जो है हल कहते हैं। और धान में हलिंग प्रतिशत कितना होता है, 66% होता है। अब हलिंग प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, यानी कि अगर हलिंग क्या होता है, बेसिकली ये आपको पता चल गया। आपको क्या पता चला कि हलिंग में, जैसे कि एक 100 किलो आपने धान लाया, धान से आपने जब आप जो है उसको क्या कराने गए, आप उसका छिलका आपने निकाल दिया पूरा, आप धान से बन गया वो चावल, ठीक है। तो पूरे छिलके कितना प्रतिशत निकला, तो मान लो कि बात 66%, 66 किलो आपका जो है छिलका निकला, सॉरी धान चावल निकला, है ना। और बाकी जो है भूसा निकल गया। तो भूसा जो होता है उसको ही हम जो है हलिंग प्रतिशत कहते हैं। 66% यहाँ पर 66 किलो आपका जो है क्या निकल रहा है, चावल निकल रहा है, इसको ही हम हलिंग प्रतिशत कहते हैं। और बाकी जो बच गया वो भूसा, और इसी भूसा को हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो है लीमा और पेलिया, और लीमा और पेलिया को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। और हलिंग प्रतिशत कितना होता है, यानी कि भूसा कितना निकल गया धान में से, 66 में से आप जो है 100 में से आप 66 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली कभी कभी लिखा रहता है 70% भी, तो 30% जो है भूसा निकल गया, इसको ही हम जो है हलिंग कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि हलिंग प्रतिशत धान में कितना है, तो आप बता सकते हैं कि धान का हलिंग प्रतिशत 66% से लेकर 70% जो है धान में हलिंग प्रतिशत होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आई होप ये समझ गए होंगे आप, है ना। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डीप जाते हैं। तो आपको अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हलिंग प्रतिशत आप समझ गए, यहाँ पर मैंने बताया है 66% यहाँ पर धान का हलिंग प्रतिशत होता है। अब और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, जैसे कि धान एक SDP यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है दोस्तों, आपको फिर वही पेज में लेके चलता हूँ शॉर्ट डे प्लांट समझाने के लिए, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, है ना, यानी कि वह पौधा जिसको अपनी फसल को यहाँ पर, फसल या फूल को लाने के लिए सूरज की रोशनी यहाँ पर 8 से 10 घंटे की आवश्यकता होती ही होती है। अगर इससे कम अगर सूरज की रोशनी धान को मिल रही है तो उसमें उत्पादन अच्छा नहीं होगा, फसल अच्छी नहीं होगी, यहाँ पर पौधा कमजोर बनेगा, पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। तो अगर 8 से 10 घंटे से कम अगर धान को सूरज की रोशनी मिलती है, तो 8 से 10% मिनिमम यहाँ पर मिलनी ही चाहिए। इसको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि डे
शॉर्ट डे प्लांट यानी कि जो है शॉर्ट डे, डे यानी कि समझ रहा हो सूरज की रोशनी से ही संबंधित है डे, है ना। तो 8 से 10 घंटे मिनिमम जिसको यहाँ पर सूरज की रोशनी चाहिए रहती है अपना गुजारा करने के लिए, हम उसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और एक और होता है लॉन्ग डे प्लांट, क्या होता है, एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को यहाँ पर जो है 10 से 12 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए रहती है। एक और भी होता है डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट जिसको सूरज की रोशनी से मतलब ही नहीं है, वो अपना बिना गुजारा कर सकता है सूरज की रोशनी के बिना। उसमें आ जाता है टमाटर, टमाटर, है ना। एक क्वेश्चन बनता है और एक आप जब आगे आप ग्रेजुएशन करने लगेंगे तो आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है, सूरज की रोशनी यानी कि फोटो पीरियड के अनुसार कितने भागों में पौधों को बांटा जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सूरज की रोशनी के अनुसार पौधों को यहाँ पर बांटा जाता है कितने, 3 भागों में, जो कि मैंने आपको बताया। आप फिर से पढ़ो इसको। पहला हो जाता है क्या आपका एसडीपी, है ना, एसडीपी। दूसरा हो जाता है एलडीपी। तीसरा हो जाता है डे न्यूट्रल, डीएनपी, है ना। किसके आधार पर, पौधों के प्रकाश, सूरज के प्रकाश के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। शॉर्ट डे प्लांट जिसको 8 से 10 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए रहती है। लॉन्ग डे प्लांट जिसको 10 से 12 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए रहती है। डे न्यूट्रल प्लांट जिसको सूरज की रोशनी से मतलब नहीं होता है। तो ऐसा शॉर्ट डे प्लांट में आपका धान आ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे धान में ही, ठीक है। धान में आपको और क्या क्या सीखने को मिलता है, तो यहां पर हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, सारी चीजें आप सीख पाए, ठीक है। ब्लैक इंक कर लेता हूं। दोस्तों ये वीडियो मुझे लगता है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा इसमें आगे हम पार्ट 2 इसका लाएंगे धान का, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं, इसके बाद पार्ट 2 में आपको जो है धान के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इतना आपने समझा। धान क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसको 8 से 10 घंटे सूरज की रोशनी चाहिए रहती है। गर्म और नम जलवायु चाहिए होती है। चिकनी मिट्टी इसके लिए बेस्ट होती है। अम्लीय मृदा के लिए अच्छी होती है। 4 से 6 पीएच अगर धान को मिलता है तो यहाँ पर बेस्ट ग्रो करता है। धान अम्लीय मृदा में होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। धान एक अम्लीय मृदा में अच्छा ग्रो करता है। धान के लिए पीएच क्या है, सुटेबल पीएच, एक सामान्य पीएच धान की फसल के लिए तो 4 से 6 पीएच जो है धान की फसल के लिए लगता है, उसको चाहिए होता है। चिकनी मिट्टी बेस्ट होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी एक बेस्ट क्यों होती है इसका समझो। चिकनी मिट्टी में जो है पानी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और क्यों, और धान को यहाँ पर पानी से भरा होना चाहिए धान का खेत। और जो है चिकनी मिट्टी धान पानी को जो है ज्यादा देर तक जो है होल्ड करती है, भरा हुआ रहता है वो खेत जहां पर चिकनी मिट्टी होगी पानी से भरा हुआ रहता है। और धान को क्या चाहिए, कि भरा हुआ पानी से भरा हुआ ही खेत चाहिए। तो दोनों के यहाँ पर जो है मिलाप हो जाता है और बेस्ट मिट्टी निकल कर आती है धान की खेती के लिए, चिकनी मिट्टी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, धान की यहाँ पर धान के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, यानी कि बेस्ट सुटेबल सॉइल फॉर राइस या फिर पैडी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा और आगे, जिसमें हम और थोड़ा डीप में जाएंगे। बेसिकली ये तो अभी कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर 3 से 4 क्लासेस लगने वाली हैं धान की। बहुत लंबा वीडियो है, 5 से 6 घंटे आपका खाली धान लेकर जाएगा। जो जो मैंने आपको बताए हैं इसको रिवीजन करो, फिर से पढ़ो, एक नोट्स बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे नोट्स बनाते हो, किसी को आपको नोट्स नहीं दिखाना है, पढ़ना आपको है। आप उससे पढ़ोगे, आपको समझ में आना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी सामने वालों को समझ में आए कि नहीं, आप अगर नोट्स बनाते हो आपको नोट्स समझ में आने चाहिए, ताकि आप पढ़ पाओ, आप अच्छे से रीड कर पाओ, ठीक है। तो नोट्स बनाते नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे भी नोट्स आप देख रहे हैं, कोई ज्यादा बेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छे नहीं है, लेकिन मैंने इससे ही पढ़कर जो है एमपीपीएटी में टॉप किया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नोट्स आपसे बनाते नहीं आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पुष्पन के समय तापमान जो है 26.5 से 29.5 होना चाहिए। यानी कि जब धान में पुष्प आते हैं तो उस समय का जो टेम्परेचर है वो 26.5 से 29.5 हो तो बेस्ट होता है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और
परिपक्वता के समय यानी कि जब मैच्योरिटी हो रही होती है धान में, जब धान का जो है अंदर जो व्हाइट व्हाइट जो पानी जब कठोर हो रहा होता है, चावल में परिवर्तित हो रहा होता है, तो उस समय 20 से 25 अंश सेल्सियस तापमान हो अगर वातावरण का, तो बेस्ट माना जाता है, जो कि धान के लिए यहाँ पर परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के लिए बेस्ट है। यहाँ पर क्या बताया था इससे पहले मैंने, धान पानी में डूबा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पर धान एक जलमग्न पौधा भी कहलाता है, और इस अवस्था को धान में ऑक्सीजन एरिनकाइमेटस कोशिका देती है। अच्छा, आपने ये समझा कि धान अगर पूरे दिन भर साल भर आपका पूरे जब तक उसका ग्रोथ होती है तब तक जो है पानी में डूबा रहता है उसकी जड़ें, तो धान में पानी ऑक्सीजन कैसे आएगी जब मिट्टी में ऑक्सीजन ही नहीं जा पाएगी, क्योंकि पानी से भरा हुआ रहता है। तो धान में जो है एक कोशिका रहती है जिसको हम कहते हैं एरिनकाइमेटस, ठीक है। यही कोशिका जो है धान में ऑक्सीजन देती है। जब पानी से भरी हुई अवस्था में जो है धान रहती है, तो धान में कौन सी कोशिका जो है ऑक्सीजन देती है, एरिनकाइमेटस। बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है, मेरे समय में भी आया था, मैंने इतने सारे क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं, इतने सारे पीवाईक्यू यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाए हैं, मैंने खुद पढ़े हैं, मुझे पता है कि एरिनकाइमेटस वाला क्वेश्चन आता ही आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। जिस जिस बात को मैं यहाँ पर ज्यादा दबाव देता हूँ इसका मतलब समझ जाए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। धान में कम से कम 5 सेंटीमीटर पानी होना ही होना चाहिए, इससे कम होगा तो नहीं चलने वाला है। कब? और दाना बनते समय। धान में रोपाई के समय भी 5 सेंटीमीटर तक पानी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, जी हाँ सर बहुत अच्छी क्लास है करके, और नेक्स्ट क्लास कब आएगी इस तरीके से आप कमेंट कर दें तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट जो है एमपीपीएटी में धान का चाहिए, राइस का चाहिए। अगर 50 से ज्यादा लाइक आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको पढ़ने लगेंगे धान का तेल प्रतिशत कितना होता है, मिलिंग क्या होती है, ब्रांड क्या होती है, धान की क्रांतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। सुपर राइस क्या है, हाइब्रिड राइस क्या है, गोल्डन राइस क्या है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, फादर ऑफ यहाँ पर सुपर राइस, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिड्स वैरायटीज हम पढ़ने वाले हैं, रोपाई पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में और इस धान को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों आगे। तो एकदम ये पार्ट्स को मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यहाँ पर जो है मजा आने वाला है। आप बस पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना, बहुत ही आगे जाकर मजा आएगा पढ़ने में। एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ जो है आप पीएटी निकालो, बहुत ही अच्छा लगेगा। सब मुझे जब लगेगा कि आप सभी ने एक साथ पीएटी निकाली, जो जो एग्री एम्पायर से पढ़ता था, बहुत ही अच्छा फील होगा। एक कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धान के ही एमसीक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे, अभी तो हम थ्योरी कर रहे हैं, एमसीक्यूज भी हम सॉल्व जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।